अभी अपॉइंटमेंट हुई है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाम आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता है, स्टेट वगैरह के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप जनरली सुनोगे कई बार कुछ महीनों के बाद ही नई अपॉइंटमेंट आ जाती है, कई बार बहुत कम होता है, जैसे कि 1 साल के गैप पे आप सुनोगे कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। तो जो इनका टेन्योर रहता है वो एज मेंशन है 65 ईयर्स, तो लगभग उसी एज ग्रुप के ही आसपास ये सारे पहुंचे होते हैं, तो थोड़े महीनों के लिए ही कार्यकाल इनका रहता है। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए तो इसी वजह से ये न्यूज में आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट माने जाते हैं, और साथ में जो जुडिशरी है हमारी इंडिया की उसमें भी जब आप कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ते हो तो सबसे अपेक्स कोर्ट कौन सा पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फर्दर सेग्रीगेशन कर दी जाती है, जैसे आपके सिविल आगे, क्रिमिनल आगे, देन आपके रेवेन्यू वाले आ जाते हैं, तो मल्टीपल कोर्ट्स आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंडर रहते हैं। लगभग जुडिशरी का पेपर होता है और सभी की जर्नी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स होते हैं यहाँ से शुरू होती है, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम पहुंच पाते हैं। आज की जो डिवीजन है वो आपको मिलेगी 33+1 की, यानी कि जो टोटल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस मिलेंगे वो है 34+1। इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि एक आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोलेजियम सिस्टम आपने एक टर्म पढ़ी होगी पॉलिटी में, पढ़ ली है ये वाली? हाँ जी, बताओ फिर कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? ठीक है, मतलब सीनियोरिटी चेक करी जाती है, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा जाता है। उसके ऊपर आते हैं, पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी चेक रखते हैं, केसेस की एलोकेशन करते हैं फर्दर कोर्ट्स के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज इंश्योर करी जाए बाकी जजेस के द्वारा भी, उसके ऊपर भी ये चेक रखते हैं। अब आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 के अंदर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन मिल जाएगा। और कैसे अपॉइंट होते हैं, तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूं, पहले प्रेसिडेंट यहाँ पे वारंट एंड सील के अंडर सेलेक्ट करेंगे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पर डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर चलता है। सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर होंगे, जो मतलब अभी 1 महीना बचा है उनके रिटायरमेंट के लिए, वो एक नाम सजेस्ट कर देंगे। किसे करेंगे? लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर के पास यहाँ पे जो पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो एक नाम डेजिग्नेट करते हैं, और लॉ मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी हैं, जिनका टेन्योर 1 महीने का बचा हुआ है, उन्होंने ये वाला नाम सजेस्ट किया है। फिर प्राइम मिनिस्टर उस एडवाइस को लेके जाते हैं टू प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट वहां पे वारंट एंड सील के तहत अपना थप्पा लगा देते हैं कि यही हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वारंट एंड सील का मतलब वारंट अंडर सील जिसको बोलते हैं, कि प्रॉपर स्टैंपिंग कर दी गई है पर पब्लिक डोमेन में उसको नहीं दिखाया जाएगा। इशू कर दिया गया है पर पब्लिक डोमेन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी कि कहाँ पे है लेटर, हमें दिखाओ, तो वारंट अंडर सील रहेगा। तो यहाँ पे 124 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज बताई है कि जो प्रेसिडेंट है वो हर एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो जो 34 आपने पढ़े उनको कौन अपॉइंट करते हैं? यहाँ पे प्रेसिडेंट। पर पीछे का प्रोसीजर इतना लंबा रहता है, तब जाके यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है। उसके अलावा कंसल्टेशन ली जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी जजेस होते हैं कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना चाहिए, लेनी पड़ती है कंसल्टेशन। कई बार तो अगर जरूरी पड़े तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनसे भी कंसल्टेशन ली जाती है, पर ये वाला बेसिक क्राइटेरिया रहता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर लिया जाता है। अब देख लो वन बाय वन सारी चीजें। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट की प्रोसेस में रोल आता है लॉ मिनिस्टर का। तो 1 महीना पहले, मतलब जिस भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट आने वाला है, वो 1 महीना पहले एक नाम सजेस्ट कर देंगे। किसके पास पकड़ाएंगे? तो लॉ मिनिस्टर के पास। फिर लॉ मिनिस्टर जो है इनकम्बेंट है, एक ऑफिस को होल्ड करके बैठे हुए हैं जो कि लॉ वाला है, ये अपनी इस रिकमेंडेशन को लेके जाएंगे टू जो अगली सीनियोरिटी प्रिंसिपल के हिसाब से सीनियोरिटी प्रिंसिपल जजेस के लिए है। फिर लॉ मिनिस्टर लेके जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास। एक सीनियोरिटी प्रिंसिपल आता है कि जो भी सीनियर होंगे उनका नाम ही यहाँ पे डेजिग्नेट करा जाएगा, जो जज होंगे सीनियर होने चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीजीआई है उनका नाम ले गए हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। ये भी सारा आपको प्रोसीजर 124 क्लॉज 2 के अंदर ही मिलेगा। फिर उसके बाद ये रिकमेंडेशन पीएम के पास आ चुकी है, और पीएम किसके पास ले जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास ले जाएंगे। फिर उसके बाद ये वारंट अंडर सील करेंगे, यानी कि सील लगा दी कि इन्हीं को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने वाले हैं, पर पब्लिक डोमेन में आपको वो लेटर नहीं दिखाया जाता, तो वारंट अंडर सील बोल दिया जाता है। और फिर ओथ भी कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइसा वर्सा चलता है। हाँ जी सचिन। लेटर ये जरूरी नहीं होता है, प्रोसीजर का पार्ट है। तो वारंट अंडर सील जहां पे लिख दिया वो पब्लिक डोमेन में लेटर नहीं दिखाया जाता। ये तो बता ही रहे हैं ना कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर वो लेटर नहीं शो किया जाता। बस वो प्रोसीजर है, उस पर क्वेश्चन मार्क हम नहीं उठा सकते। चलो,
नाउ कन्वेंशन एंड कोलेजियम रोल। अच्छा, आपने एक कोलेजियम सिस्टम पढ़ रखा होगा जिसके अंदर टोटल एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं प्लस 4 कौन आते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस। अच्छा, इसको लेके बड़े सारे जजमेंट्स भी आए थे, जजेस केसेस भी आए थे। जज केस 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, एंड चौथे पे NJAC भी आया था, नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके तहत बोला गया था कि इसमें ना 3 एग्जीक्यूटिव हेड से आएंगे, मतलब हमारी जो सरकार है वहां का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और 3 कहां से आएंगे, लॉ वाली फॉर्म से, यानी कि एक CJI आगे आपके, प्लस 2 ऐसे जजेस आएंगे जिनको कौन बोलेंगे बैठने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 3 आगे फ्रॉम द लॉ साइड और 3 आएंगे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव साइड। एग्जीक्यूटिव साइड से एक तो वही है जो यहाँ पे थे, लॉ मिनिस्टर, प्लस यहाँ पे 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज आती हैं जिनको नॉलेज होना चाहिए किस फील्ड का, लॉ फील्ड का। अब ये 2 एमिनेंट पर्सन भी कौन होंगे, उसके लिए भी एक कमेटी बिठाई जाएगी, जिसमें आएंगे एक तो प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस एक मिनिस्टर होंगे जिनको डिसाइड नहीं सॉरी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बैठते हैं, जो इसके लिए बनाए गए 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज को सेलेक्ट करने के लिए, जिनको लॉ के फील्ड के अंदर मतलब काफी ज्यादा जानकारी होती है। जरूरी नहीं है ये जज हो, जरूरी नहीं है एडवोकेट है, बस लॉ के अंदर इनको जानकारी होनी चाहिए। ज्यूरिस्ट बोल सकते हैं, यस, 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये बनाया गया था NJAC। इसको बनाया क्यों गया था, तो कहीं ना कहीं जो नेपोटिज्म वाले केसेस आप सुनते हो कि जुडिशरी के अंदर सिर्फ 4000 फैमिलीज ही हैं जिनकी साइकिल चल रही है, उन्हीं की अगली जनरेशन लॉ करती है और दोबारा से वही जजेस की सीट को लेते हैं। पर यहाँ पे देखा गया कि जो आर्टिकल नंबर 50 है, बेसिक जो डॉक्ट्रीन है वो इससे हर्ट हो रहा था, जिसमें इंटरफेरेंस आ जाती है एग्जीक्यूटिव की। और आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, ये दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस शो नहीं करेंगे। फिर दोबारा से हम पहुंच जाते हैं किसके पास, कोलेजियम सिस्टम, काफी एफर्ट डालेंगे। अब जब आप पहले की जजेस केस सुनते हो तो उसमें फिर गवर्नमेंट की ज्यादा ऑटोनॉमी हुआ करती थी। एक केस आपने सुना होगा AN रे का, तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था, सारे जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो गवर्नमेंट के ही बिहाफ पे आ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से निकाला, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करा गया कोलेजियम सिस्टम को ही। तो इस तरह से ये सारी साइकिल चलती है। बाकी आर्टिकल 50 बोलता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक्ट्रीन का वो हर्ट नहीं होना चाहिए, जबकि NJAC ये हर्ट कर रहा था, इसमें गवर्नमेंट की एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आ रही थी, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बोला गया। तो ये फिर रिमूव कर दिया जाता है NJAC। 2014, 15, 16 तक के पेपर्स में इसके ऊपर सवाल भी बने। अभी इसको इतना आप सुनोगे नहीं न्यूज के अंदर, क्योंकि पूरी तरह से इसको कट ऑफ कर दिया गया था। हाँ, मतलब उसमें भी आ जाता है नेपोटिज्म वाला इशू, सेम ही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाता है कोलेजियम सिस्टम पब्लिक के अंदर कि कैसे आपने जो सीनियर जजेस को अपॉइंट करा, किस बेसिस पे करा, तो वहां पे पूरी डिटेलिंग नहीं दिखाई जाती। इसके बाद फिर बार बार अगर आप बार बार क्वेश्चनिंग करते हो जुडिशरी से, तो वो भी एक ही चीज, बेसिक जो स्ट्रक्चर है डॉक्ट्रिन का, उसके ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद की प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द अपॉइंटमेंट, तो सबसे पहले सीनियोरिटी और मेरिट बेसिस ही चलता है, और जुडिशरी का मानना है कि जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, वो मेंटेन रहे। बाकी कंसल्टेटिव प्रोसेस से ये चलता है। मेरिट तो बोल दिया जाता है कि सीनियोरिटी का जो मेथड है उसको हम अडॉप्ट करेंगे, पर कंसल्टेशन ही ली जाती है, ऐसे कोई प्रॉपर वोटिंग नहीं होती। टोटल कितने जजेस बैठे वहां पे, 5 बैठे, 3:2 का भी अगर आ जाता है तो सेलेक्ट कर दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव अप्रूवल, एग्जीक्यूटिव का रोल जो आपने देखा वही वही वाली चेन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोलेजियम सिस्टम बिठाया पीछे, नाम एक इंश्योर कर दिया, आगे लॉ मिनिस्टर के पास दिया, देन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वारंट अंडर सील कर देंगे इस चीज को। सो दिस वाज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल। तो जब इनका टेन्योर कंप्लीट होगा दोबारा आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सुनोगे। अभी कुछ एडिटोरियल्स आएंगे कि किन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे पहले कौन से थे, पहले गवई थे, अभी आ चुके हैं यहाँ पे सूर्यकांत। थोड़े दिन में आएंगे ऐसे आर्टिकल कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, तो वो देख लेंगे हम फिर बाद में। ओके, डन।